बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का आपका जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है बच्चों। ठीक है, इसका आज यानी कि 27 तारीख को आपका जो मिड टर्म का एग्जाम हुआ है बच्चों, इसी मिड टर्म एग्जाम के क्वेश्चन पेपर की हम लोग आंसर की यानी कि कंप्लीट जो सॉल्यूशन है इसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, और इस वीडियो से आपको अंदाजा लग जाएगा बच्चों कि आपके 80 में से टोटल कितने मार्क्स आ सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो वीडियो है अगले सेशन 2025 और 26 के लिए जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। देखिए पेपर का पैटर्न जो आपको मैंने बताया था सेम टू सेम वही आया हुआ है। ठीक है, जैसे आपको बताया था कि टोटल पेपर में आपके 12 एमसीक्यू आएंगे तो सेम वही है। 13 से 18 आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, जैसा कि बताया था 19 से 23 आपके जो है 4 नंबर के क्वेश्चन आए हैं। 24 और 25 26 ये पैसेज कार्टून और मैप वाला आया है। मैप जो बताया था सेम वही आया है। 27 से 30 आपके 5 नंबर के 6 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो जो पैटर्न बताया था सेम वही है। अब सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो देखो बच्चों खंड का जो कि हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का था जिसमें टोटल हमारे 12 एमसीक्यू थे। तो फटाफट से एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आप सभी बच्चे मुझे बताना ठीक है कि आप किस एमसीक्यू का क्या आंसर लगा के आए हो या कितने सही है कितने गलत है। ठीक है, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि कौन सी घटना पहले घटी है ये आपको बताना है और फिर सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें जो सबसे पहले घटना घटी है बच्चों वो है रूस में हुई समाजवादी क्रांति। और ये कब घटी थी बच्चों? ये घटी थी 18 मार्च 1917 को। ठीक है, उसके बाद दूसरी घटना जो हुई है बच्चों वो हुई है सोवियत संघ का अफगानिस्तान में हस्तक्षेप। और ये कब किया था इसने? ये किया था 1979। ठीक है, तीसरी घटना जो है वो है सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत। कैसे? जब मिखाइल गोर्बाचेव जी राष्ट्रपति बनते हैं, पार्टी के नेता बनते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, तब होता है। और ये कब होता है बच्चों? 1980 का दशक। ठीक है, यहाँ पे मैं ईयर नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं दशक लिख रहा हूं। ठीक है, और फिर आखिरी में होता है इतिहास की सबसे बड़ी गरासेल जो कि विघटन के बाद आप कह लो 1992 में होती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, मध्य एशिया का कौन सा देश 10 वर्षों तक गृह युद्ध में रहा था? बेसिकली 1991 से 2001 तक, इन 10 सालों तक ये गृह युद्ध में रहा था। तो वो कौन सा था बच्चों? ताजिकिस्तान। ऑप्शन ए करेक्ट है। तीसरा, यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम? मैंने बच्चों आपको बोला था कि 12 में से ना कम से कम 2 से 3 एमसीक्यू तो इतने आसान आएंगे आप कहोगे ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे यूरोपीय संघ की मुद्रा, सिंपल सी बात है, ये तो यूरो है। हो गया आंसर हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ के किस सदस्य के पास परमाणु हथियार है? देखो सुरक्षा परिषद में ना 5 कंट्रीज हैं जिसमें से ब्रिटेन और फ्रांस पहले यूरोपीय संघ का हिस्सा थे, लेकिन फिर ब्रेग्जिट हुआ तो ब्रिटेन निकल गया, अब केवल बचा है फ्रांस। तो ऑप्शन बी हमारा फ्रांस हो जाएगा, बी वाला। ओके, तो अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की। और ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है मिलान का, और मैंने आपको बताया है कि मिलान का अगर कठिन क्वेश्चन आए तो उसको आसान कैसे बनाया जाए। ठीक है, जैसे कि सूची 1 में नेताओं के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनके दलों के नाम दिए गए हैं, तो आपको इसका मिलान करना है। तो भाई नेता और उनका दल बहुत मुश्किल है पहचानना, है ना। इसीलिए मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कि आप ना मिलान करते समय बस ये देखो कि एक ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको बहुत अच्छे से आता है। जैसे कि मुझे पता है कि आपको सी के बारे में अच्छे से पता होगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संबंध भारतीय जनसंघ से है। ठीक है, तो सी का हमारा फोर्थ मिल गया। तो देख लेते एक बार ऑप्शंस में कहां पे है सी का फोर्थ, ये रहा। देखो बस मिल गया आंसर हमको, यही हमारा आंसर है। कैसे? क्योंकि किसी भी ऑप्शन में सी का फोर्थ है ही नहीं। ठीक है, तो ये मिल गया आंसर हमको। बस अब इसी प्रकार से आप मैच कर लो कि आचार्य नंददेव इनका संबंध है प्रजा सोशल पार्टी से। ए के गोपालन जो है, ठीक है, बी का हमारा क्या है? बी का है हमारा पहला यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, और सी जो है मतलब डी इसका आपका तीसरा हो जाएगा, ये वाला, इस तरीके से। ओके, चलो अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के थे एक बार यहाँ पे देख लेंगे आप कि अरेंज करना था आपको एक क्रॉनिकल ऑर्डर में, तो आपका ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो ए है आपका ये राइट हो जाएगा। और करेंसी है यूरोप की तो वो यूरो हो जाएगी। और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में किसके पास न्यूक्लियर वेपन है तो वो आपका बी हो जाएगा। ठीक है,
अब इंग्लिश में भी आपका जो है ना इसका वाला ये ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है, सी वाला। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है मिलान वो अभिकथन और कारण है। अभिकथन ए कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई। बेसिकली पूरी डेट क्या है, 24 अक्टूबर 1945। कारण ह्यूमन राइट्स वॉच एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है, ठीक है, लेकिन कहीं पे भी कारण में ये बताया गया हमें कि यूएनओ बना क्यों था, शांति युद्ध वगैरह इनको शांति स्थापना युद्ध को रोकने के लिए, साम्राज्यवाद खत्म करने के लिए, ये कारण थे इसके। लेकिन यहाँ पे तो ह्यूमन राइट्स वॉच की बात की जा रही है, लेकिन ये तो है तो सही, क्या बोलेंगे, ए और आर हैं तो सही, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है ना, ऐसे हम बोलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही आसान प्रश्न है। निषेध अधिकार यानी कि वीटो के संदर्भ में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से सही कथन का पहचान करो। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही आप कंफ्यूजन वाला लगा होगा आपको। कैसे, पहला पॉइंट क्या है कि सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों को वीटो अधिकार मिला है, यह गलत है, क्योंकि सभी सदस्यों को नहीं मिला है, केवल और केवल जो स्थायी मेंबर्स है, परमानेंट मेंबर्स 5 इनको मिला है। सुरक्षा परिषद का ये जो वीटो शक्ति है ये एक सकारात्मक शक्ति है, ये भी गलत है, सकारात्मक तो है ही नहीं। उसके बाद सुरक्षा परिषद के फैसलों से असंतुष्ट होने पर महासचिव वीटो का उपयोग कर सकता है, गलत है, क्योंकि वीटो उसके पास होगी ही नहीं, वीटो तो 5 ही मेंबर्स के पास है, परमानेंट मेंबर्स सिक्योरिटी काउंसिल के, ठीक है। तो डी वाला हमारा ऑप्शन सही होगा कि एक वीटो से सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव नामंजूर हो सकता है, यानी कि अगर एक ने बोल दिया कि यह प्रस्ताव नहीं होगा तो 4 अगर राजी हैं तो वो प्रस्ताव होगा ही नहीं, ठीक है। फिर 8वां क्वेश्चन, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनियस पीपल, इसका गठन कब हुआ, तो मैंने आपको बताया था बच्चों 1976 में हुआ था, ठीक है, मूल निवासियों के लिए। उसके बाद 9वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए किन देशों के बीच फरात नदी पर बांध निर्माण को लेकर आपस में संघर्ष हुआ। बच्चों मैंने एक आपको रिक्त स्थान बताया था इस मामले में, ठीक है, फरात नदी और वो जॉर्डन यारमुख नदी थी उसी समय। तो ये किसके संबंध में है बच्चों, तुर्की, सीरिया और इराक, तुर्की, सीरिया और इराक के संबंध में है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इंग्लिश में एक बार देख लेंगे आप, तो क्वेश्चन 6 का जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 7th का जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा, 8 का बी हो जाएगा, 9th का आपका बी। अब क्वेश्चन 10th, अभिकथन कहता है कि पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का स्थान न्यूनतम हस्तक्षेप राज्य ने ले लिया, बिल्कुल सही। राज्य की संप्रभुता की परंपरागत धारणा पर वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे ये सही व्याख्या कर रहा है, मेरे हिसाब से ऑप्शन ए इसका सही होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, मैंने आपको ये सुबह सुबह ही करवाया था कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी। तो इसने क्या बोला था बच्चों कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। दूसरा मतलब 12वां क्वेश्चन, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत किसने दिया था बच्चों, तो ये दिया था मुस्लिम लीग के जो नेता थे इन्होंने, या फिर कह लो कि मुस्लिम लीग ने दिया था, ठीक है। अब आप सभी बच्चे कमेंट में बताओ कि सेक्शन ए में जो आपके 12 एमसीक्यू हैं इसमें से आपने कितने एमसीक्यू का राइट आंसर दिया। और बच्चों केवल एक एमसीक्यू को अगर हटा दूं तो 11 एमसीक्यू वही हैं जो मैंने आपको 4 सैंपल पेपर में करवाए हैं, ठीक है। तो पूरा सेक्शन ए छप के आया है आपका, ओके। अभी सेक्शन बी भी समझाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। अब देखो यहाँ पे खंड खा हमारा शुरू हो चुका है, यानी कि सेक्शन बी, जिसमें 2 नंबर के टोटल हमारे 6 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं ना, एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन देख लो, ये सही है, एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए राइट हो जाएगा। और 11वां जो है इसका आपका डी राइट हो जाएगा, और 12वें का आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। अब हिंदी में जो क्वेश्चंस हैं इसको पढ़ते हैं। देखो बच्चों क्या कहा गया है, दूसरी दुनिया से आपका क्या अभिप्राय है। दूसरी दुनिया का मतलब है बच्चों यूएसएसआर की जो कंट्रीज थी इसके बारे में आपको बताना था, ठीक है। चौथा है बच्चों मार्शल योजना क्या थी। तो बच्चों हुआ ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूरोपीय कंट्रीज थी वो बहुत कमजोर पड़ गई थी, तो अमेरिका ने जो है यूरोपीय देशों के विकास के लिए आर्थिक सहायता की, और इसी आर्थिक सहायता को 1948 में मार्शल योजना के नाम से जाना गया, बस हो गया। 15वां, हान नदी पर चमत्कार किसे कहा जाता है। तो हान नदी पर चमत्कार बेसिकली जो दक्षिणी कोरिया है इसके विकास को कहा जाता है, क्योंकि उसके विकास में इस नदी का बहुत बड़ा अहम रोल है। 16वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं आपको इनकी सूची बनानी है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान था बच्चों, मैंने आपको बता रखा है। इसमें सबसे पहला है उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप से अमेरिका आ जाता है, ठीक है, मैं लिख भी देता हूं। सबसे पहले तो अमेरिका आता है, ठीक।
इसके बाद जो आपका यूरोपीय महाद्वीप है उससे 3 कंट्रीज आती हैं, ठीक है, यूरोपीय महाद्वीप से 3 कंट्रीज आती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहला है रूस, फिर आता है ब्रिटेन, ठीक, और फिर आता है फ्रांस। इसके बाद ये 2 महाद्वीप हो गए। फिर तीसरा महाद्वीप एशिया है, एशिया से केवल एक ही आता है और वो है चाइना। बस ये नाम आपको लिखने थे, हो गया। अब क्या बच्चों? अपरोध, ठीक है। तो अपरोध बेसिकली सुरक्षा की दृष्टि में है, ये भी मैंने आपको समझा रखा था। अब इन्हीं सभी क्वेश्चंस को इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहां से पढ़ सकते हैं कि आपके क्वेश्चंस क्या क्या आए हुए थे। ओके बच्चों, अब 2 नंबर का हमारा एक आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि अप्रवासी और शरणार्थी, इनके बीच में क्या अंतर होता है? तो शरणार्थी आप सभी को पता है, युद्ध, अकाल या फिर अन्य स्थितियों की वजह से जब वो अपना देश छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, ठीक है, और किसी दूसरे देश में जाके शरण लेते हैं, मजबूरी बस, उन्हें शरणार्थी बोलते हैं। और अप्रवासी तो बेसिकली अपनी मर्जी से किसी भी स्टेट वगैरह में चले जाते हैं, उनको बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम शुरुआत करते हैं अपने अगले सेक्शन की, खंड नंबर का, यानी कि सेक्शन सी, जिसमें 4 नंबर के टोटल हमारे 5 क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? दक्षिण एशिया के क्षेत्र में शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई 2 उपाय बताइए। तो एक उपाय तो बच्चों आपका साफ्टा था, ठीक है, साफ्टा। दूसरा उपाय बेसिकली आप कह सकते हो कि आपस में शांति, सहयोग वगैरह, ये आप लिख सकते हो। और इसमें आपकी जो अलग से नॉलेज है वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 20 में अथवा दे दिया गया है, तो इसमें लिखा है कि चीन के साथ भारत के संबंधों का समकालीन विश्व राजनीति में इसका आपको विश्लेषण करना है। और दूसरा, आसियान की स्थापना कब हुई और इसका मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो मुझे पता है आप सभी ने आसियान के बारे में लिखा होगा, ठीक है। तो आसियान बेसिकली बना कब था? तो 8 अगस्त, ठीक है, कंप्लीट डेट बता रहा हूं, 8 अगस्त 1967 को, ठीक है। कितने देशों ने मिलकर स्थापना की थी? 5 इसके संस्थापक सदस्य थे देश, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ठीक है। स्थापना का मुख्य उद्देश्य ये था कि आसियान में सम्मिलित सभी देश मिलकर विकास करेंगे, एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करेंगे, ट्रेड करेंगे, ये सारे थे, बस हो गया। फिर हमारा 21वां क्वेश्चन, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का अभिप्राय 100 उदाहरण से समझाइए। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का मतलब क्या हो जाता है कि टॉपिक तो एक ही होगा, ठीक है। फिर चाहे टॉपिक मान लेते हैं पर्यावरण की सुरक्षा है, लेकिन हर एक व्यक्ति का, हर एक देश का, हर टाइप के देश का जो जिम्मेदारी है वो अलग होगी। जैसे कि जो डेवलप कंट्री हैं इनकी पर्यावरण को जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा होगी, और अभी जो अनडेवलप्ड कंट्री हैं, विकासशील हैं, उनकी जिम्मेदारी अलग होगी, है ना। बस इसी को आपको एक्सप्लेन कर देना था, ओके। उसके बाद क्वेश्चन 22 है हमारा, वैश्वीकरण के किन्हीं 2 आर्थिक परिणामों का विस्तार सहित वर्णन कीजिए। तो वैश्वीकरण के 2 आर्थिक परिणाम, ठीक है, तो इसमें आपको सकारात्मक और नकारात्मक 2 आर्थिक परिणाम बता देने हैं, ओके। 2 सकारात्मक और 2 आर्थिक मतलब नकारात्मक, ये बता देने हैं। सकारात्मक आप बता देंगे कि व्यापार बढ़ा है, ठीक है, हमारे सामने बहुत सारे विकल्प उत्पन्न हो गए हैं, कम दाम में अच्छी से अच्छी और ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं हमें मिलने लगी हैं, ठीक है। और निगेटिव में क्या डाल लेंगे कि छोटे उद्योग खत्म हो गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो बड़ी कंपनियां हैं इन्होंने अपने पैर जमा लिए इस प्रकार से। और बी बहुत ही आसान था, वैश्वीकरण किसे कहते हैं? वैश्वीकरण के किन्हीं 2 कारणों को उजागर कीजिए। तो सिंपल सी बात है, वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रवाह। अब प्रवाह किस किस चीज का? पूंजी, वस्तु, विचार, व्यक्ति, इन सभी का प्रवाह वैश्वीकरण कहलाता है। 2 कारण बेसिकली, सिंपल सा, वैश्वीकरण क्यों सफल हुआ ये हमें बताना है। तो टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है, सबसे बड़ा तो यही है, प्रौद्योगिकी की वजह से विकसित हुआ, इंटरनेट वगैरह हो गए, और भी बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद 23, स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद रियासत का विलय भारत में अन्य रियासतों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ, इस कथन की प्रमाणिकता सिद्ध कीजिए। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये पेपर मैंने आपको कल ही करवाया था, और इसी में मैंने आपको हैदराबाद रियासत के विलय में आपको बहुत अच्छे से 6 नंबर में समझाया था, ठीक है, लेकिन ये 4 नंबर में आ गया। ओके, तो देख लो, बहुत अच्छे से मैंने आपको लिखा हुआ था। निजाम कहा जाता था 1947 में, फिर एक यथास्थिति बहाल रखने का समझौता हुआ। तेलंगाना में फिर किसान विद्रोह होता है, इसको दबाने के लिए अर्धसैनिक रजाकार बल आता है। फिर भारतीय सेना और हैदराबाद के निजाम की सेना के साथ में युद्ध होता है, और मजबूरन जी या फिर ज़बरदस्ती कह लीजिए,
जो निजाम है उसे आत्मसमर्पण करना पड़ जाता है। हो गया आंसर, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से अगर यहाँ पे हम देखें तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपको नहीं करवाया, यानी कि खंड गा जो है पूरा का पूरा वही आया है जो आपको मैंने करवाया था, ठीक है। तो यानी 20 नंबर ये आपके कहीं नहीं जाने चाहिए। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम शुरुआत करते हैं अगले सेक्शन की, जो कि है हमारा खंड नंबर घा। सोर्स बेस्ड, पैसेज और मैप, ये तीनों क्वेश्चन होंगे बच्चों 4-4 नंबर के। तो ये हमारा 24 दिया गया है और इसमें जो टॉपिक है वो खनिज उद्योग के बारे में है। ओके, अब देखो बच्चों, क्वेश्चन हमारा 24.1 क्या कहता है। वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन किस देश की राष्ट्रीय कंपनी है जिसका विरोध खुद इसके स्वदेश में हुआ था। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता रखा है किस देश में हुआ था बच्चों, ऑस्ट्रेलिया में। कहां पे हुआ था, ऑस्ट्रेलिया की जो वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन कंपनी थी इसका विरोध हुआ था, ठीक है। अब एक बात, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो अपने सेक्शन सी के जो क्वेश्चंस हैं उसको यहां से देख सकते हैं, जो आपके 4-4 नंबर के हैं, ठीक है। आप पढ़ लेना यहाँ से, हिंदी में मैंने आपको आंसर बता दिया। ओके बच्चों, चलो, तो 24 का अगर इंग्लिश की अगर हम बात कर लें तो इसका भी आपका बी करेक्ट है। चलो, क्वेश्चन नंबर ये दिया गया है दूसरा। 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था इसमें कितने देशों ने भाग लिया था। बहुत डीप क्वेश्चन है। कितने थे बच्चों, 170 कंट्रीज, 170। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक विकास को प्राप्त करने का तरीका क्या कहलाता है बच्चों, टिकाऊ विकास। क्या कहलाता है, टिकाऊ विकास। उसके बाद इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है और आसान भी। ओजोन परत में छेद होने का तात्पर्य क्या है। तो ओजोन परत तब तक मजबूत रहती है जब तक वहां पे ओजोन जो गैस है वो उस मात्रा में बनी रहे जितनी चाहिए, अर्थात धरती के ऊपर वायुमंडल में जो ओजोन गैस है जब उसमें कमी आ जाती है, कभी लिखा है जब कमी आ जाती है तब ओजोन परत में छेद होने लगता है, ठीक है। तो आपका ए वाला करेक्ट है। ओके बच्चों, समझ गए अच्छे तरीके से। चलो, अब यहाँ पे देखिए मैप दिया गया है। मैप में अगर आप देखें तो पहला हमारा यहाँ पे मैप था, यह भाषा के आधार पे भारत का पहला राज्य था। तो भाषा के आधार पे भारत का जो सबसे पहला राज्य बच्चों कौन सा बना है, आप सभी को पता होगा, वो था हैदराबाद, ठीक है। ओके, एक बार मैं लिख भी देता हूं पहले। अब हैदराबाद के लिए देखते हैं कि कौन सा अक्षर दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, लेट मी चेक। देखो ये रहा, तो पहला वाला जो है इसके लिए हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। तो भर देते हैं इसको, यहाँ पे अक्षर भरेंगे कैसे, ये रहा आपका सी, ठीक है। एक बार ढंग से लिख देता हूं, ये रहा आपका सी वाला। सेकंड क्वेश्चन क्या था बच्चों, भारत का वह पहला राज्य जहां पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार उपयोग करके चुनाव हुए थे, ठीक है। तो वो कौन सा बच्चों, वो था मणिपुर। कौन सा था, मणिपुर। और इसका 1948 में विलय भी हो गया था भारत में। ओके, अब मणिपुर के लिए कौन सा साइन दिया हुआ है, ये रहा बच्चों डी दिया हुआ है। ओके, तो भर देंगे यहाँ पे, ये रहा मणिपुर और ये हो गया आपका डी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, जूनागढ़ रियासत वर्तमान में किस राज्य में है। तो जूनागढ़ वर्तमान किस राज्य में बच्चों, राजस्थान में है। किस में है, राजस्थान में। ओके, अब राजस्थान कहाँ पे है, ये रहा बच्चों तीसरे वाले पे, यानी कि बी वाले पे। तो भर देंगे इसको, ये रहा। और सबसे आखिरी आ जाता है, विकास के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन में सवाल उठाकर 2000 में कौन सा राज्य बना था, ठीक है। तो 2000 में बेसिकली ये था, और ये था आपका उत्तराखंड। क्या नाम है इसका, इसका नाम है उत्तराखंड। तो ये हो जाएगा आपका अक्षर ए और राज्य का नाम उत्तराखंड, ठीक है। मैप हो गया आपका। तो ऐसे मैप भरना था। बताओ कमेंट में आपके 4 नंबर आएंगे मैप में या नहीं, फटाफट से। ओके, तो आई होप आपको मैप अच्छे समझ में आ गया होगा, पता चल जाएगा ना कि कितने आपके नंबर आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 26। ये बेसिकली हमारा कार्टून वाला क्वेश्चन था, और ये जो कार्टून है आपका, आपकी जो सेकंड बुक है इसके चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों इसके क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों कि यह कार्टून क्या दर्शा रहा है। दूसरा, कार्टून में दर्शाए गए किन्हीं 2 नेताओं को पहचानिए। तीसरा, भारतीय चुनाव आयोग के समक्ष प्रथम आम चुनाव में कौन सी 2 चुनौतियां सामने आई थी, ठीक है। तो कौन सी 2 चुनौतियां सामने आई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखो ये रहा आपका कार्टून, सीधा सीधा आपकी किताब में दिया हुआ है, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या लिखा है कि 1951 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा
उम्मीदवार के चुनाव के लिए चुनाव समिति पर कार्टूनिस्ट का नजरिया है। तो 1951 में कांग्रेस पार्टी जो थी ये उम्मीदवार को चुनने के लिए जो इसने चुनाव समिति बनाई थी, ये उसका नजरिया दर्शाता है। अब दो नेताओं के नाम पूछे तो एक तो आपको दिख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी, उसके अलावा इसमें मोरारजी देसाई हैं, रफ़ी अहमद किदवई हैं, ठीक है, डॉक्टर वीसी राय हैं, कामराज हैं, और राजगोपालाचारी हैं, बाबू जगजीवन राम हैं, मौलाना आज़ाद हैं, और भी बहुत सारे, गोविंद बल्लभ पंत भी हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या था, 2 नंबर का हमारा था ये वाला कि प्रथम आम चुनाव में किस प्रकार की चुनौतियां जो थी वो सामने आई थी, इसके बारे में। ठीक है, तो बता दिया मैंने आपको अच्छे तरीके से क्या था क्या नहीं, है ना बच्चों। चलो, तो ये हो गया। अब आपका यहाँ पे चुनौतियां बेसिकली सबसे पहले तो ये आई थी कि मतदाता नहीं थे पढ़े लिखे, तो उनको ये पहले क्या बोलते हैं जागरूक करना पड़ा। ठीक है, मतदाता सूची बनानी पड़ी, पहले बनाई तो उसमें आला की भी फलां की भी नाम लिख दिया, फिर दोबारा बनानी पड़ी। ठीक है, और जो वोटर्स थे और जो वोटिंग करवाने वाले मेंबर्स थे तकरीबन 3 से 4 लाख, उन सभी को भी शिक्षित करना पड़ा। पहले बहुत खर्चा आया, बहुत ज़्यादा निंदा हो रही थी वैश्विक स्तर पे, लेकिन जब चुनाव सफल हुए तो मील का पत्थर साबित हुआ था ये। ठीक है, चलो कार्टून को एक बार इंग्लिश में देख लो आप। ये रहा आपका कार्टून, अरे कहाँ गया, अच्छा ये रहा कार्टून। कार्टून के क्वेश्चन इंग्लिश में शायद हाँ दिखा तो दिए। ओके, तो आई होप आप सभी अपने पैसेज को, ठीक है, कार्टून को और मैप को बहुत अच्छे समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने अगले खंड की, जो कि है सेक्शन नंबर ई। ठीक है, अब इसमें हमारे 6 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 3 परिणामों का विश्लेषण कीजिए। अरे भैया जी, ये क्वेश्चन मैंने आपको सुबह सुबह ही सैंपल पेपर में करवाया था, आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूं। ठीक है, ये देखो, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम हमें बताने हैं ना। ये देखो, मैंने कई सारे परिणाम आपको बता रखे थे सोवियत संघ के विघटन के, जैसे कि शीत युद्ध समाप्त हो गया। अब आप इसको एक्सप्लेन कर दो कि अमेरिका सोवियत संघ के बीच में जो शीत युद्ध था ये समाप्त हो गया। विचारधाराओं की लड़ाई खत्म हो गई, एक्सप्लेन कर दो। यूएसए में पूंजीवाद था, यूएसएसआर में साम्यवाद था। ये दोनों ही देश अपने अपनी विचारधारा को फैलाना चाहते थे, तो जब ये खत्म हो गया तो विचारधारा की लड़ाई खत्म हो गई। अब विश्व में एकल वर्चस्व हो गया, क्योंकि अब कोई महाशक्ति बची ही नहीं जो अमेरिका को टक्कर दे सके। ठीक है, नव स्वतंत्र जो देश थे इनका उदय हुआ था। रूस जो था इसको सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना दिया गया, है ना। तो ऐसे आपको लिखना था। और देखो यहीं पे मैंने अथवा में एक क्वेश्चन दे रखा था शॉक थेरेपी का, तो सेम टू सेम क्वेश्चन अथवा में शॉक थेरेपी भी आ गया। शॉक थेरेपी किसे कहते हैं और शॉक थेरेपी के किन्हीं 3 परिणामों को, सेम टू सेम क्वेश्चन, और जिस क्वेश्चन नंबर पे दे रखा है उसी के हिसाब से आया है। ठीक है, शॉक थेरेपी और इसके 3 परिणाम, तो आपको क्या लिखना था, सिर्फ ये लिखना था शॉक थेरेपी क्या है, ये आपको बता देना है, यहां इतना था। ठीक है, और इसके बाद इसके परिणाम बताने थे, तो ये रहे आपके परिणाम शॉक थेरेपी के। बस हो गया आपका यहाँ पे कंप्लीट आंसर। गराज सेल, विदेशी कर्जा, जीडीपी में गिरावट, निजी कृषि की शुरुआत हुई जिससे सामाजिक विविधता उत्पन्न हो गई, धनी और धनी हो गया, निर्धन और धनी हो गया, निर्धन और निर्धन हो गया, गरीब और गरीब, अमीर और अमीर हो गया। बस ये बताना था, है ना। चलो अब हमारा यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें बताया गया है पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना रह पाने के किन्हीं 3 कारणों को उजागर कीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको 4 नंबर में करवाया है। ये देखो लिखा हुआ है पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना रह पाने के कारण। सबसे पहला कारण क्या है, पाकिस्तान में सेना का, धर्मगुरु का और जो भूस्वामी अभियान है इन सभी का सामाजिक दबदबा है। इसी वजह से यहां कई बार निर्वाचित सरकार को गिराकर सैनिक शासन कायम किया गया। ठीक है, साथ ही साथ बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज लाइक अमेरिका और भी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये पाकिस्तान के साथ अपने स्वार्थ को साधने के लिए सैनिक शासन को इन्होंने बढ़ावा दिया। ठीक है, और फिर लोकतंत्र के शासन को चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन से कोई मदद नहीं मिलती है, जैसे यूएनओ वगैरह हो गया तो वहां से मदद नहीं मिलती है। ठीक है, फिर पाकिस्तान को एक विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद संगठन के रूप में हम ज्यादातर देखते हैं। तो ये था आपका। ठीक है, चलो अब मुझे पता है कि किसी बच्चे ने भी ये वाला क्वेश्चन नहीं किया होगा। ठीक है, चलो अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। सुरक्षा परिषद की संरचना का वर्णन कीजिए और इसके कार्यों की एक सूची बनाइए। तो सेम क्वेश्चन बच्चों आज वाले ही पेपर में सुबह सुबह मैंने आपको करवाया था। ठीक है, अभी आपको दिखा भी देता हूं, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ये देखो क्वेश्चन नंबर 28 में मैंने आपको बता रखा था
सुरक्षा परिषद की संरचना और इसकी व्याख्या, मतलब सुधार क्या चाहिए, लेकिन आपको क्या बताना है, इसकी संरचना बतानी है और इसके कार्य बताने हैं। तो सिर्फ आपको क्या लिखना था, सुरक्षा परिषद की संरचना पहले आप ये बताएंगे कि सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। 5 स्थायी सदस्यों के नाम हैं अमेरिका महाद्वीप से अमेरिका, यूरोप महाद्वीप से फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, एशिया महाद्वीप से चाइना। सुरक्षा परिषद में जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं इनको प्रत्येक 2 वर्ष में चुना जाता है महासभा के द्वारा। ठीक है, इन्हें विशेष अधिकार के रूप में निषेध अधिकार यानी कि वीटो दिया गया है। ठीक है, ये है। उसके बाद रही बात कार्यों की सूची बनाने की, तो आपको 3 कार्य लिख देने थे। कौन कौन से, देशों के विवाद को सुलझाना, शांति भंग करने वालों को सजा देना और विश्व में शांति को बनाए रखना। पहले तो विवाद को सुलझाना, शांति बनाए रखना और शांति को अगर कोई भंग करता है तो उसको सजा देना। बस हो गया हमारा आंसर, बस ऐसे ही आंसर लिखना था। उसके बाद समकालीन विश्व में अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता का औचित्य सिद्ध कीजिए। तो ये भी मैंने आपको बता रखा है कि हमें कोई भी एक बड़ा जो संगठन है ये क्यों चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, सुरक्षा की पारंपरिक तथा अपारंपरिक धारणा के बीच कोई तीर अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, किसकी किसकी, सुरक्षा की पारंपरिक और अपारंपरिक धारणा। तो आओ बच्चों समझाते हैं आपको अच्छे तरीके से। ठीक है, वेट फॉर अ मिनट। तो एक सेकेंड, ये देखो सुरक्षा की ये तो है आपकी पारंपरिक धारणा। ठीक है, तो पारंपरिक धारणा में हम बात करते हैं बाहरी सुरक्षा की और आंतरिक सुरक्षा की। ठीक है, तो इसमें आप बाहरी सुरक्षा के बारे में बताएंगे और आंतरिक सुरक्षा के बारे में। इतनी बड़े बड़े सेंटेंस नहीं लिखने हैं, 2 से 3 ही सेंटेंस लिखने हैं। तो ये तो हो गई आपकी पहली वाली पारंपरिक धारणा। ठीक है, जिसमें बाहरी सुरक्षा के तहत सैन्य खतरा जो है वो सैन्य खतरा माना जाता है जिसका जो स्रोत है वो कोई दूसरी कंट्री होता है और इसका सबसे बड़ा कारण होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अच्छा ना होना। इसी में हम आंतरिक सुरक्षा की भी बात करते हैं जो कि ऐतिहासिक रूप से सरकारों का सरोकार है। ठीक है, और ये इसमें जो खतरा होता है वो देश की सीमा के अंदर ही होता है, जैसे कि बीमारी, आंदोलन, बेरोजगारी, सांप्रदायिक हिंसा, अलगाववाद, नक्सलवाद, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये तो होगी पारंपरिक धारणा। उसके अलावा इसमें जो दूसरा पॉइंट है आपका अपारंपरिक अवधारणा का, उसके बारे में भी मैंने आपको बता रखा है पहले से। ठीक है, फिर अगला क्या है, वैश्विक निर्धनता से आप क्या समझते हैं, वैश्विक स्तर पर धनी एवं निर्धनी के मध्य असमानता को कैसे कम किया जा सकता है, इसके 3 उपाय बताओ। तो ये भी आपको बता रखा है। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे एक बार यहां से देख लेंगे। 6 नंबर के क्वेश्चंस ये रहे आपके सेक्शन नंबर ई वाले। ओके बच्चों, चलिए, तो इस तरह से हमारा ये जो आज का मेन टॉपिक था इस पेपर का वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब आप सभी बच्चे ईमानदारी से पहले तो मुझे कमेंट में ये बताओ कि 80 में से अब आपको क्या लगता है कि आपके जो है कितने मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, और आपने ये भी देखा कि आपको हमने जो टोटल है ना 4 सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाए, इन चारों पेपर में से कितने मार्क्स का आया बच्चों, 80 में से कम से भी कम, अगर मैं कहूं कम से भी कम तो 75 मार्क्स। जी हाँ बच्चों, 75 मार्क्स के वही क्वेश्चंस हैं, मतलब वही आया है जो मैंने आपको करवाया था। ठीक है, 75। तो आप मानो जो भी आपको मैं सैंपल क्वेश्चन पेपर देता हूं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। ठीक है, इसलिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी सैंपल क्वेश्चन पेपर हम अपलोड किया करें उसको एंड तक जरूर देखा कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बताना मुझे 80 में से आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। बाकी मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में अगले आपके सब्जेक्ट की वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।